तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KVN24 और हमारे साथ विदेश की परवाज या विदेश की उड़ान मुद्दे को लेकर हमारे साथ खास बातचीत में खास मेहमान के तौर पर मौजूद हैं अमनदीप सिंह। अमनदीप सिंह जी, आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद साहब, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस प्रोग्राम में आपके यहाँ समक्ष बैठ के अपने विचार रख सकूँ और आपके जो कुछ सवालात होंगे उनके जवाब दे सकूँ। अमनदीप जी, जो कलायत इलाका है जी, कलायत को पर्यटन का हब भी माना जाता है पुराने समय से ही जी। और वो दो रहा उसके बावजूद भी कि कलायत से कभी बस की सुविधाएं भी समुचित रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती थी, यानी कि यहाँ बस अड्डे की सुविधा भी यहाँ नहीं थी। उन परिस्थितियों में अब आपने एक विकास की दिशा में अपना योगदान देते हुए एक संस्थान आपने यहाँ स्थापित किया है, जिससे बच्चों को आप विदेश में भेजने के लिए उनकी काउंसलिंग भी करते हैं जी। और उनको इस प्रकार की शिक्षा भी दी जाती है कि वो किसी प्रकार की कबूतरबाजी का शिकार ना हो। तो ये पूरा प्रारूप क्या है? जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा 90 के दशक की बात है, 98-99 में जब जी मैं कलायत आया था, उस समय के दौर की अगर और आज की बात की जाए, काफ़ी सारे बदलाव यहाँ पे देखने को मिले और आप मुझसे पुराने यहाँ पे रह रहे हैं। बसेस की सुविधा भी नहीं थी, रोड्स भी नहीं थे, शिक्षा के संस्थान भी नहीं थे और जिस चीज़ के लिए कलायत मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, कपिल मुनि महाराज जी के लिए, उस तरफ भी किसी सरकार का भी मेरे हिसाब से सही रुझान नहीं रहा है। और तो चीज़ें काफ़ी बदली, शिक्षा के प्रारूप को लेकर के, जो रचनात्मक ढांचे को लेकर के, शिक्षा के लेकर के जो बदलाव हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं हमें प्रेरित किया कि हम ऐसा कोई संस्थान यहाँ पर स्थापित करें जो कि बच्चे जो विदेश में जाने के इच्छुक हैं उनको सही सलाह दी जाए और जो कबूतरबाजी के शिकार अक्सर हमारे बच्चे होते हैं किसी भी बड़े शहर में जा कर के, वो ना हो। जी। तो जिस प्रकार एक बड़ा अभियान इसको हम यहाँ मानकर इसलिए चल रहे हैं कि कलायत में जहाँ बच्चों को जब उनको विदेश जाना होता था तो उनको दूर के जो नगर हैं या महानगर हैं जी। वहाँ की उनको दूरी तय करनी पड़ती थी और एक बड़ा उनके ऊपर खर्च भी ये रहता था। और दूसरी बात, यहाँ विश्वास की भी रहती थी कि विश्वास नहीं बन पाता था और बहुत से मामले ऐसे भी आए कि यहाँ कबूतरबाजी के बच्चे शिकार हुए और विदेश से उनका मोह भंग होता चला गया। तो वे समुचित रूप से अपने लक्ष्य में सफल हों, उस दिशा में आपके क्या प्रयास हैं? सर देखिए, उस दिशा में पहली बात तो ये, हम लोकल लोग हैं जी। ठीक है, आप और मैं कलायत के ही वासी हैं और लोग हमें जानते हैं। दूसरी बात, हमारी जो टीम है वो पूर्णतः विश्वास रखती है कि किसी का भी अगर हम काम कर रहे हैं, किसी को भी सलाह दे रहे हैं, वो पूरे तरीके से हम पूरी ऑनेस्टी के साथ, मतलब ईमानदारी से हम किसी भी व्यक्ति को अच्छी सलाह देते हैं। दूसरा, हम व्यक्ति से पूछते हैं कि उसको करना क्या चाहता है, क्योंकि उसके पीछे की पढ़ाई क्या रही है, वो निर्भर करता है कि उसको किस देश में जाना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, ठीक है। और जो कबूतरबाजी के शिकार पहले हुए हैं, आज भी आप अखबार अगर उठा के देखेंगे तो प्रतिदिन आपको ऐसी खबरें देखने को मिलेंगी। डोंकी एक माध्यम बताया जाता है उसका, जी ठीक है, लेकिन उन चीज़ों का भविष्य में अगर हम मान के चले, उन चीज़ों का ज़्यादा फायदा नहीं रहता, वो पूरे तरीके से इलीगल है। हमने अभी जो हमारी जो संस्था है, जो ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंट्स हैं, ओवरसीज है जी, वो पूर्णतः इस बात के लिए मैं कहूँगा डेडिकेटेड हमारी टीम है कि आपको जो सलाह हम दें, पहली बात वो गलत ना हो, दूसरी बात वो ज़्यादा खर्चीली ना हो, क्योंकि यहाँ का बच्चा किसान का बच्चा है ज़्यादा से ज़्यादा, और किसान के पास अपनी आय कोई दुगनी हुई नहीं है आज के समय में। इस पर मैं जानना चाहूँगा, एक राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। तो किसान के बच्चे का भी अधिकार है वो विदेश में जाए। नौकरियाँ अब मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ बची नहीं है, बच्चा बेरोजगार ना हो, इसलिए उसका विदेश में जाना भी ज़रूरी है। अक्सर कुछ मामले ऐसे आते हैं कि बच्चे जल्दबाजी वहाँ कर जाते हैं, वो ये चयन ही नहीं कर पाते उनको किस जगह जाना होता है और उनके साथ बड़ी समस्याएं आती हैं कि उनको अदर बीच में लटका दिया जाता है या वो परिवार से बिछुड़ जाते हैं। और परिवार को भी काफ़ी मामले ऐसे भी आए हैं कि परिवार पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ा है। तो एक आपसे एक सुझाव भी अभिभावकों के लिए और युवाओं के लिए कि वो समस्याओं से भी नहीं गिरें और जो टारगेट उनका है उस टारगेट को भी वो आपकी जो गाइडलाइंस हैं उनके अंदर वो उस टारगेट को अचीव करें
वहाँ उनको टिप्स क्या रहती हैं? सर देखिए, हर एक देश का अपने अपने नियम है कि उनको बच्चे को किस तरीके से एंट्री देनी है। ठीक है, वो आइल्स करे या पीटीई करे, टॉफेल करे, ठीक है, उसके बाद ही अगर उसको स्टडी वीज़ा के लिए जाना है तभी वो चीज़ें संभव होती है, पहली बात। दूसरी बात ये, जिस तरीके से हमारे देश में कानून कई बार बदलते रहते हैं, तो हर देश के कानून लगभग कई बार चेंजेस उनमें आते हैं। तो पहले तो उस बच्चे को अपनी जो उसने प्रीवियस स्टडीज़ की है, उसने +2 के स्ट्रीम के साथ की है या उसने ग्रेजुएशन के स्ट्रीम के साथ की है, वो चीज़ें डिपेंड करती है। दूसरा, अगर मैं आपको उदाहरण दूं, ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बच्चा अगर किसी भी विदेश में जाने की इच्छा रखता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इंग्लैंड है, जो भी, या यूरोप की कंट्रीज़ में जाना चाहता है, आज एक बड़ी मिथ है कि कनाडा एंट्री नहीं देता या ऑस्ट्रेलिया पीआर नहीं देता। अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, पहली बात आप लीगल तरीके से जा रहे हैं, और दूसरी बात वहाँ जाने के बाद आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे, आपके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं है, ठीक है जी, तो आपको बड़ी आसानी से पीआर भी मिल जाती है, जिसके लिए हमारे लोग वहाँ जा रहे हैं, हमारे बच्चे वहाँ जा रहे हैं, वेल सेटलमेंट के लिए जा रहे हैं जी। तो जिस प्रकार हमने आपके संस्थान का भी यहाँ विजिट किया कि वहाँ आप उनको बच्चों को क्लासेस देते हैं और जो आपके पूरी जो प्रारूप है उससे आप लगातार उनको जोड़ के रखते हैं, तो इसके पीछे क्या इस प्रकार के मकसद भी रहते हैं कि उनकी भाषा शैली में या उनका जो मिशन है वो भी उनको अचीव हो? जी, मैंने जैसे आप जब आए थे मैंने आपको उस समय भी बताया था कि हमारा उद्देश्य सिर्फ बच्चे को विदेश के लिए तैयार करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी जो भाषा है, इंग्लिश, वो एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है, हमारे अगर ग्रामीण अंचल की बात की जाए तो जिसको अंग्रेजी आती है उसको बुद्धिमान समझा जाता है जी, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी ऑफिस में भी जाते हैं, आपने चीज़ें देखी भी होगी, अधिकारियों के सामने अगर आप 5 लाइन इंग्लिश में बोलेंगे तो आपका काम बड़ी आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो हम हमारे बच्चे को यहाँ पे भी वो सिचुएशंस फेस न करनी पड़े, इसलिए हमारे बच्चे जो भी हमारे संस्थान में पढ़ रहे हैं, हम उनको इस तरीके से बना रहे हैं वो आत्मनिर्भर बने, ठीक है, और विदेश में जाने के बाद उन्हें कभी लज्जा महसूस नहीं करनी पड़े कि मैं उस ग्रामीण अंचल से आया। तो ये एक आपकी अनूठी पाठशाला है कि जो कलायत इलाका की अगर बात करें, वहाँ शिक्षण संस्थानों का बड़ा अभाव रहा है, और एक दौर वो भी रहा जब मेवात के बाद जो कलायत का इलाका है वो शिक्षा की दर में वो दूसरे पायदान पर था। तो इस प्रकार की पाठशाला खोलने की आपको क्यों जरूरत पड़ी कि विदेश में जो बच्चे वहाँ प्रेरित हों? क्या जो यहाँ का जीवन स्तर है उसमें सुधार आया है? सर, हमारी जो पूरी की पूरी टीम है, हमारा जिन लोगों ने ये निश्चय किया कि हम अपना जो ये काम करेंगे हम कलायत से ही शुरू करेंगे। पहली बात तो हम सब ग्रामीण अंचल के लोग हैं जी। दूसरी बात, कलायत के बारे में जब भी हम कभी बाहर गए तो हमें सुनने को मिला कि बड़ा पिछड़ा इलाका है, और ग्राउंड की और मार्केट की बात ये भी है कि हमारे बच्चे जिस काम के 2 रुपये लगते हैं उस काम के 5 रुपये भी बाहर जाके दे देते हैं। तो जब हम हमारे लोगों के, आम लोगों के पैसे बचा सकते हैं तो हम किसी दूसरे क्षेत्र में जाके क्यों ये काम करें, जब हमारे क्षेत्र में हम विकास करने में थोड़ा बहुत योगदान दे सकते हैं तो क्यों ना कलायत को चुना जाए, इसलिए हमने कलायत को ही चुना। तो बच्चे उड़ान भरते हैं, विदेश की प्रवास के लिए वो जाते हैं, तो अपना जो प्रारूप है वो किस तरह तैयार करें, किस तरह की वो जानकारियाँ जुटाएं? सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो युवा हैं उनको पासपोर्ट की प्रॉपर जानकारी रहे कि वो किस तरह, पहले तो उस चरण को कैसा पूरा करें, पासपोर्ट के लिए क्या वो पद्धति अपनाएं? सर, पासपोर्ट अप्लाई करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है जी। अगर आप मैं पढ़े लिखे शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, अगर आपको चीज़ों की जानकारी है, इंटरनेट के आप अच्छे ज्ञाता हैं, तो आप पासपोर्ट अपना खुद से अप्लाई कर सकते हैं। उसकी एक नॉमिनल सी फीस है जी, जो 1500 से 2000 2500 तक फीस होती है। अगर आपको जल्दी चाहिए तो थोड़ी ज़्यादा फीस होती है। उसमें आपको अपना आधार कार्ड, 10th +2 के डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपने रिसेंट स्टडीज़ की हैं, आपकी फ़ोटो, वो डॉक्यूमेंट्स आपको कुछ अपलोड करने होते हैं। उसके बाद आपको आपके ही क्षेत्र में, जैसे पहले अम्बाला होती थी, चंडीगढ़ होती थी, वहाँ पे आपको एक अपॉइंटमेंट मिलेगी, आपको वहाँ जाना है, आपकी बायोमेट्रिक्स होंगी, ठीक है, आपकी एक फ़ोटो वहाँ पे होती है और आपका पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपके घर पे पहुँच जाता है। जो जैसे बच्चों का विदेश के लिए रुख होता है और वो वहाँ पढ़ना भी चाहते हैं या रोज़गार और स्वरोजगार के लिए भी वो उड़ान भरते हैं जी, तो वहाँ उनको एक अपडेट रहे कि आप उनको जो जैसे जिस प्रकार प्राथमिकताएं देते हैं कि ये जो देश हैं
या वो दूसरे जो देश हैं जहाँ बच्चों को आपको प्राथमिकता किस तरह की उनको देते हैं जहाँ बच्चों समस्याओं से नहीं गिर पाते? सर देखिए, प्राथमिकता पहले तो अगर कोई बच्चा है जिसने थोड़ा स्टडी किया है इस बारे में जी। कि किस देश में उसको जाना चाहिए, ठीक है, तो पहले तो एक बार बच्चे की ही हम चॉइस पूछते हैं कि बच्चे जी। की चॉइस क्या है। उसके बाद हम बच्चे को उसके प्रोज एंड कॉन्स, मतलब उसके नुकसान और फायदे बताते हैं। जी। उसके बाद निर्णय लेने के लिए बच्चा और उसके माँ बाप स्वयं से स्वतंत्र हैं, जी। क्योंकि कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको पीआर, मतलब आप वहाँ के रेजिडेंट आसानी से बन सकते हैं 3 साल 4 साल के बाद, जी। ठीक है। यूके में आप पैसा अच्छा कमा सकते हैं, ठीक है, लेकिन पीआरशिप के लिए मतलब आपको वहाँ का नागरिक बनने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो पूर्णतः विकसित नहीं है, जहाँ पे आप आसानी से अपनी पीआरशिप ले सकते हैं। उसके बाद आप जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम बच्चे को लेयर बाय लेयर सारी चीज़ें समझाते जी। हैं। तो ये जो इलाका है ये ग्रामीण इलाका इसको गिना जाता है। जी। तो ग्रामीण इलाके में जिस प्रकार आप उसकी तासीर वहाँ या वहाँ का आप टेम्परेचर वहाँ चेक कर रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई, फिर उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन और फिर विदेश की तरफ उनका रुख हो, तो अब तक का जो आपका आंकलन है, जैसे आपका गांव में जाना हुआ, शहरों में जाना होता है, आंकलन क्या है? क्या बच्चे चाहते हैं कि उनका विदेश का सफर हो? सर आप बखूबी जानते हैं, आज शिक्षा भारती, अगर मैं पढ़ाई के क्षेत्र की बात करूं, हमारे बच्चे हरियाणा में भी टॉप कर रहे हैं और जिला स्तर पे भी हरियाणा कलायत के बच्चों ने खूब नाम कमाया है और इनके अंदर मादा है बच्चों के अंदर वो करने का। जी। तो यहाँ के बच्चों को उस चीज़ के लिए मनाना, उस चीज़ के बारे में बताना, क्योंकि क्वालिटी तराशी नहीं जाती, क्वालिटी इनबिल्ट होती है, वो बनाई जाती है, स्किल्स होती हैं, स्किल्स डेवलप की जा सकती हैं, आर्ट होती है, ठीक है। तो इस लिहाज से जब कलायत के बच्चे के अंदर वो मादा है, तो क्यों ना कलायत का बच्चा भी विदेश में जाए, क्यों ना हमारे यहाँ भी पंजाब में जैसे कहा जाता है कि विदेश का पैसा इसलिए पंजाब चमक रहा है, क्यों ना कलायत भी ऐसे चमके। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कलायत का भी बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा विदेश में जाए, अपनी पढ़ाई करे, अपने माँ बाप अगर किसान हैं तो उनको और उनकी आमदन में बढ़ोतरी कराए। कि जो रोजगार है, रोजगार की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है और जिस प्रकार की पॉलिसियाँ सरकार द्वारा समय समय पर बनाई जाती हैं, वहाँ भी ये प्रयास किए जाते हैं कि स्वरोजगार और रोजगार दोनों में जो बच्चे हैं वो आगे रहें। तो बच्चों का रोजगार, स्वरोजगार बढ़े, वे परिवार के सहयोगी बनकर चलें, परिवार की स्थिति को मजबूत करें। आप उनको किस प्रकार प्रेरित करेंगे, उनको एक सुझाव क्या देंगे कि वो इस प्रकार विदेश में जाकर या विदेश में रहकर या विदेश में पढ़कर या विदेश में रोजगार करके वो इस प्रकार परिवार की जो स्थिति है उसको मजबूत करें? सर देखिए, विदेश में पहली बात तो अगर विदेश की ही मैं बात करूं, किसी भी बड़ी कंट्री की अगर बात की, स्किल्ड लेबर हर किसी को चाहिए जिसको काम आता हो। एकमात्र मेरे हिसाब से तो मैं बात करूं तो शायद इंडिया ऐसा है जहां पे पहले डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, उसके पास स्किल है नहीं है वो चीज़ें बाद की बातें हैं, ठीक है। और एक स्किल्ड आदमी के पास एक स्किल होना, ठीक है, अपने आप में ही एक खासियत है और उसके ही पैसे उसको मिलते हैं। तो मैं जो भी हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं या पूरे हरियाणा के जो भी इस चीज़ को देखेंगे, मैं सिर्फ उनको यही बताऊंगा कि उनके अंदर प्रॉपर एक स्किल डेवलप उनको करनी चाहिए, चाहे वो स्किल पब्लिक स्पीकिंग की है या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की है या कुकिंग की है। आप अचंभित होंगे इस बात को जान करके कि जो हमारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं कुकरी की पढ़ाई के लिए, वो सबसे जल्दी पीआर होते हैं। और हमारे यहाँ अगर होटल मैनेजमेंट कोई बच्चा करता है तो उसका व्यंग किया जाता है, उसकी क्लास के बच्चे भी उसको बोलते हैं कि ये कोई कोर्स करने का नहीं था। तो यानी कि जो बच्चे हैं अगर उनको विदेश के लिए डगर तय करनी है तो जो कौशल जो विकास है, कौशल विकास भी जिस प्रकार आपने बताया कि स्किल डेवलपमेंट उनकी हो, तो वो सबसे पहले तो वो ज़रूरी है। बिल्कुल। और उसी दिशा में आप बच्चों को यहाँ उनको गाइडलाइन भी देते हैं या उनकी पाठशालाएँ भी यहाँ उनकी आयोजित करते हैं। तो आपसे हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो परिवार हैं अक्सर उनमें ये भ्रांतियाँ भी रहती हैं कि अगर विदेश में जाना है तो काफ़ी मोटा उनको खर्च सहन करना पड़ेगा, ये भ्रांतियाँ कितनी बड़ी हैं? सर ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मैं जैसे आपको पहले ही बता रहा था कि कलायत का बच्चा अगर किसी काम के 2 रुपये लगने हैं वो 5 रुपये देता है बाहर जा कर के। सर हमारा तो मुख्य उद्देश्य ही ये था, ठीक है, कि आप अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं, क्यों आप अपनी फीस जो बच्चे की लगती है उससे एक्स्ट्रा पे करते हैं,
जी। जब सारा का सारा खर्च माँ बाप को ही अपने जेब से देना है तो उसको ज़्यादा क्यों पे करें। जी। ठीक है। अब अगर स्कूल्स की फ़ीस की बात करी जाए, अगर स्कूल की फ़ीस 1000 रुपया है तो हम 1500 2000 क्यों लें। जी। ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम कलायत में क्यों आए, हम कलायत में इसीलिए आए हैं ताकि हमारे जो बच्चों के जो माँ बाप हैं वो इन चीज़ों से बच सकें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो हरियाणा का जो युवा है, रोजगार की समस्या उसके सामने है और आपने उस दिशा में ये कदम बढ़ाया है। जी। तो जो आपका ये मिशन और विजन है, जी। आम आदमी से, शासन प्रशासन से, अभिभावकों से आपकी अपील क्या है? आप उनसे क्या अपील करते हैं? सर मेरी अपील शासन प्रशासन और आम आदमी सबसे यही है, अगर आप अपने बच्चे को स्किल्ड देखना चाहते हैं, ठीक है, आप अपने बच्चे का करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है, मैं ये सलाह किसी को मतलब इंडिविजुअल रूप से सलाह किसी को देना, आप अपने बच्चे को विदेश भेजिए, वो एक अलग चीज़ है। अगर मैं किसी को संबोधित कर रहा हूँ, एक जन समूह को संबोधित कर रहा हूँ, तो सिर्फ ये सलाह देना भी अपने बच्चे को विदेश भेजिए, ये सही नहीं होगी। ये सलाह सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपने बच्चे को विदेश भेजना चाहते हैं। दूसरा, उनके पास उसको विदेश भेजने के लिए किसी को कर्जदार बन के अपने बच्चे को विदेश नहीं भेजना चाहिए। पहली बात, अगर वो भेजना चाहते हैं तो वो भेजिए। आप हमारे पास आइए, हम आपको सही सुझाव देंगे, ठीक है, और सुझाव हमारा जो भी होगा वो लीगल रूप से सही होगा। हम जो काम करेंगे वो लीगल रूप से सही करेंगे। और सभी देखने वालों को सुझाव ये है, आप अपने बच्चे को स्किल्ड बनाइए जी। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास स्किल्स होंगी उसके लिए कमा के खाना बड़ी चीज़ नहीं है, और बड़े एम्पायर्स को सेट करने के लिए भी आपके पास स्किल्स ही होने चाहिए। जी। अमनदीप जी, आपसे हमारा अंतिम सवाल ये कि जो आपका टारगेट है, जो मिशन और विजन आपका है, जो ड्रीम आपका है, आपका ड्रीम क्या है? आप किस तरह का कलायत देखना चाहते हैं? आप किस तरह का युवा देखना चाहते हैं? सर मैं कलायत को बेसिकली इस तरीके से देखना चाहता हूँ, अगर मैं फ्लैशबैक में जाऊँ तो जो मेमोरीज़ हैं 99 की 2000 की, वो ब्लैक एंड वाइट सी दिखती है। जी। मैं चाहता हूँ आने वाला जो युवा है वो जब अपनी मेमोरीज़ में जाए उसको चीज़ें कलरफुल दिखनी चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये, आज आप अपने क्षेत्र में खुद भी देख सकते हैं, बेरोज़गारी एक बड़ी समस्या है, नशा एक बड़ी समस्या है, बच्चों को पूरी मतलब गाइडेंस करियर गाइडेंस अच्छे से नहीं होती। इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के लोग साथ में आएँ, काम हो, शिक्षा के क्षेत्र में कलायत, मैं तो चाहूँगा, आप तो कलायत की बात की, मैं चाहूँगा हरियाणा अव्वल बने, मैं चाहूँगा मेरा पूरा देश इस पे अग्रणी हो। जी। तो अमनदीप सिंह हमारे साथ इस खास मुलाकात में बातचीत कर रहे थे और वे बता रहे थे कि कबूतरबाजी का खेल अब नहीं चलेगा, और साथ के साथ उन्होंने उन बिंदुओं पर भी, उन विषयों पर भी चर्चा की जिसको लेकर अक्सर भ्रांतियां रहती हैं। बच्चे विदेश क्यों जाएं और विदेश जाने से पहले वो किस प्रकार की तैयारियां करें, उनकी पाठशाला का बोध भी यहाँ अमनदीप सिंह करवा रहे थे, और उन्होंने उन भ्रांतियों को भी दूर किया जिनको लेकर अक्सर विदेश जाने और यहाँ रहने वाले लोगों के बीच एक गैप रहता है कि किस प्रकार एक बेहतर संवाद हो। वे बता रहे हैं कि विदेश जाना के साथ साथ, अगर विदेश की परवाज़ है, अगर आप उड़ान भर रहे हैं तो उड़ान भरने के साथ साथ आपका संवाद और वहाँ की जो शैली है उसके अंदर भी आपका समावेश जरूरी है। और इसी प्रकार के समावेश और बच्चों की दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए अमनदीप सिंह ने यहाँ एक मुहिम छेड़ी है, और उस मुहिम का जो मिशन और विजन है वो यही है कि कलायत का छोरा भी विदेश में जाएगा। तो KBN की इस खास मुलाकात में अमनदीप सिंह जी के साथ बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।